नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम पर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोशिश करेंगे कि पूरे सम्मान और स्पष्टता के साथ इस त्रासदी की तह तक जाएं और समझें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। चलिए शुरुआत से देखते हैं। एक खुशी से भरा टूरिस्ट आउटिंग अचानक एक बुरे सपने में कैसे बदल गया। सोचिए, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता हुआ एक अचानक तूफान, एक पलटता हुआ क्रूज और बेहिसाब जानी नुकसान। जब प्रकृति का कहर और सिस्टम की लापरवाही आपस में टकराते हैं ना, तो नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। ये घटना उसी का एक रोता हुआ उदाहरण है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस त्रासदी की टाइमलाइन की। नर्मदा नदी पर उस शुरुआती गुरुवार की शाम आखिर घटनाक्रम था क्या? अगर हम टाइमलाइन को समझें तो शाम के ठीक 5 बज रहे थे। मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये क्रूज अपने टूरिस्ट को लेकर निकलता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती हवाएं आती हैं। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर क्रूज अपना बैलेंस खो बैठता है और पलट जाता है। मतलब कुछ ही मिनटों में एक शांत शाम एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गई। अब आते हैं इस घटना की सबसे मुश्किल और दर्दनाक हिस्से पर, इस त्रासदी में होने वाले इंसानी नुकसान पर। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 9 रेस्क्यू टीम्स ने डैम के गहरे पानी से 9 शव बरामद किए। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात पता है क्या है? इन 9 लोगों में 8 महिलाएं और एक मासूम बच्चा शामिल था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो लोग हैं, वो परिवार हैं जब कभी वापस नहीं लौटेंगे। और इस दुख को और भी बड़ा करता है ये दूसरा आंकड़ा, 4 लोग अब भी बरगी डैम के उस मटमैले पानी में लापता हैं। और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन लापता लोगों में 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार खोज कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। इस पूरी त्रासदी में अगर कोई कहानी सबसे ज्यादा झकझोर देती है तो वो ये है, दिल्ली से घूमने आई मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान का शव। एक मां ने आखिरी वक्त में अपने बच्चे को अपनी एक ही लाइफ जैकेट के अंदर इतनी कसकर छपा लिया था कि दोनों के शव एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए मिले। यह हमें बताता है कि इन आंकड़ों के पीछे कितनी गहरी इंसानी भावनाएं जुड़ी हैं। इस हादसे का असर पूरे के पूरे परिवारों पर पड़ा है। जैसे जबलपुर के कामराज आर्य का परिवार, ये अपना एक फंक्शन सेलिब्रेट करने 15 लोगों के साथ इस क्रूज पर आए थे। आज वो हंसता खिलता परिवार टूट चुका है। कामराज, उनकी पत्नी और एक बेटा अब तक लापता हैं। बाकी परिवार किनारे पर खड़ा बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहा है। तो चलिए अब इस हादसे का एक ऑपरेशनल विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि प्रशासन की ऐसी कौन सी नाकामियां थीं जिन्होंने इस डिजास्टर की नींव रखी। इन स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही उजागर करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्रूज के लिए सिर्फ 29 टिकट काटे गए थे, राइट? लेकिन जब क्रूज पलटा तब उस पर वास्तव में करीब 47 लोग सवार थे। ये सीधा सीधा ओवरक्राउडिंग का केस है। ऑफिशियल लॉग्स और एक्चुअल पैसेंजर्स की संख्या के बीच का ये भारी फर्क साफ दिखाता है कि सेफ्टी रूल्स की किस हद तक अनदेखी की जा रही थी। अब इन फेलियर्स की चेन को समझिए। पहली बात, ये क्रूज 20 साल पुराना था, 2006 का बना हुआ। ऊपर से अचानक 74 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान आ गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि शुरुआत में अधिकांश यात्रियों को लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब क्रूज डूबने लगा और पैनिक मचा, तब जाकर लाइफ जैकेट्स बांटना शुरू किया गया। ये एक ऐसी भयंकर चूक है जिसने सीधे तौर पर लोगों की जान ली। इसके बाद फोकस शिफ्ट करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स की तरफ। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू और राहत कार्य कैसे हुए हैं। यह सबसे जरूरी बात यह है कि रेस्क्यू टीम्स ने वहां पर अपनी जान की बाजी लगा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बताया कि हालात इतने खराब थे कि अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए गैस कटर से क्रूज की बॉडी को काटना पड़ा। सोचिए सिचुएशन कितनी एक्सट्रीम थी। और हां, जिन्होंने वहां लोगों की जान बचाई उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित करने का भी ऐलान किया गया है। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में जो बात सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई वो था अलग अलग एजेंसीज के बीच का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यहां तक कि इंडियन आर्मी, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और 29 लोगों की जान बचा ली। हालांकि खराब मौसम, तेज बारिश और अंधेरे की वजह से रात को रेस्क्यू रोकना पड़ा था, जो अगले दिन शनिवार सुबह ठीक 5 बजे फिर से शुरू हुआ।
हादसे के बाद जो इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ मोबिलाइज की गई उसकी डिटेल आप यहां देख सकते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद की घोषणा हुई है। देखिए, पैसे से किसी इंसान की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इन परिवारों के लिए इस मुश्किल वक्त में ये एक तात्कालिक सहारा जरूर है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इतनी बड़ी घटना हो गई तो प्रशासन की तरफ से अकाउंटेबिलिटी क्या तय की गई, इमीडिएट एक्शंस क्या हुए? ये स्टेप्स दिखाते हैं कि अथॉरिटीज ने काफी तेजी से एक्शन लिया। क्रूज चलाने वाले पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर इंचार्ज को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही के आरोप में मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब के मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। और तो और, रीजनल मैनेजर को उनके पद से हटाकर उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जरा इस आर्यनी को देखिए। एक तरफ नीचे के स्टाफ पर इतनी तेजी से एक्शन हुआ, वहीं दूसरी तरफ राज्य के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जब स्पॉट पर पहुंचे तो उन्होंने कथित तौर पर मीडिया से कहा कि उन्हें नर्मदा नदी पर पेट्रोल डीजल बोट चलाने के बेसिक नियमों की जानकारी ही नहीं है। यह स्टेटमेंट अपने आप में सिस्टम की उस अनदेखी को दिखाता है जो शायद ऐसे हादसों की सबसे बड़ी वजह होती है। तो सब कुछ समझने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही सीरियस सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या बरगी डैम का यह हादसा फाइनली प्रशासन के लिए एक वेकअप कॉल साबित होगा? क्या अब वाटर टूरिज्म में लाइफ सेविंग रूल सिर्फ पेपर्स पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर सख्ती से लागू किए जाएंगे? ये सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।